नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। ऑब्वियस है, अच्छी खासी छुट्टियां आपको मिल चुकी हैं समर वेकेशन की। 4-6 महीने आपने बिता लिए हैं इस लॉकडाउन में। अब तो आपको कुछ बोरियत भी आने लगी होगी घरों पर रहते हुए, लेकिन हम लोग हैं यहाँ पर आपको धीरे धीरे इंटरटेन करने के लिए, आप तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे और आपके भले की बातें ही करेंगे, जिनसे आपके चैप्टर्स और चीजें, पढ़ाई जो कि सबसे जरूरी है, वो अनवरत चलती रहे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं सेकेंड बुक। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सेकेंड ईयर मैथ में हमने 3 से लेकर 5 चैप्टर तक कंप्लीट और 6.1 भी कंप्लीट कर लिया। बाकी मैंने बोला है कि आपको 6वें चैप्टर में हम लोग थोड़ा थोड़ा चीजें बताते रहेंगे और वो आगे धीरे धीरे चैप्टर बढ़ता रहेगा, क्योंकि एप्लीकेशन है, एक साथ अगर हम रख भी दें तो आपके लिए भी वजन उसको संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इसी बीच हमें फिजिक्स में स्पेशली इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए समाकलन को पढ़ लेना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। तो आज से हम लोग समाकलन का प्रारंभ कर रहे हैं। आज हमने एक इंट्रो क्लास रखी हुई है समाकलन पर, कि आपका इस समाकलन से परिचय करा सके, इंटीग्रेशन से परिचय करा सकें और धीरे धीरे ये बता सकें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से ये समाकलन आया, इसका वाकई में यूज क्या है, हम कहां कहां इसका उपयोग ले लेते हैं और हमारे बेसिक फॉर्मूले किस तरीके से इसके साथ रन आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन लेते हैं अपने इस टॉपिक, जिसका नाम है क्या? समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन अंग्रेजी में। ठीक है, तो समाकलन या इंटीग्रेशन। ठीक है, पुराना नाम अगर कोई पूछ ले कि सर समाकलन का पुराना नाम क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको बैक गियर लगाऊंगा और बताऊंगा कि पहले समाकलन को समेसन बोला जाता था। यहां से मैं शुरुआत पहले करूंगा, फिर उसके बाद बाकी बातें बताऊंगा। सबसे पहले कि हमारा समाकलन जो था वो वाकई में समेशन है। समेशन का मतलब होता है सम करना। अब आप कहेंगे सर जी क्या सम करना, मैं तो समझाता हूं वो भी। अगर मैं किसी सिमेट्रिकल डायग्राम को दे दूं, जैसे ये आप जानते हैं इसको आयत या रेक्टेंगल आप जानते हैं, तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसका एरिया कोई पूछे तो आप आराम से बोल दोगे लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मैं इस तरीके का कोई शेप दे दूं तो आप कहेंगे सर जी ये स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इस स्थिति में इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। लेकिन मैंने यहाँ पर एक शेप बनाया हुआ है इस तरीके से और पूछा इसका सर एरिया बताइए, तब उस स्थिति में आप इसका एरिया नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास केवल और केवल सिमेट्रिकल डायग्राम्स, जैसे कि ये हो गया, जैसे कि त्रिभुज हो गया, जैसे कि पंचभुज हो गया, यानी कि पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, इन सभी के आपको फॉर्मूले पता हैं। लेकिन अगर नॉन सिमेट्रिकल डायग्राम हो, थोड़ा सा बिगड़ैल आकृति हो उसकी, ठीक है, तो उस स्थिति में आप उसका एरिया बता पाने में असक्षम फील करते हैं। लीजिए, अगर मैंने इसी का पूछ लिया कि सर यहां से यहां तक की एरिया जरा हमें बता दीजिए, तो ऑब्वियस है आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो पुराने समय में इन एरियाज को निकालने के लिए क्या किया जाता था, उसको थोड़ा सा समझ लें। अब इस शेप की बात मैं करूं अगर और पूछूं कि सर ये बताइए क्या आप इस शेप का यहां से यहां तक एरिया आपको निकाल पाएंगे, तो कहेंगे सर जी यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, रेक्टेंगल यानी कि आयत का, स्क्वायर का या किसका? तो बड़ा मुश्किल। तो लोगों ने क्या किया, यहां पर पैरेलल स्ट्रिप डाल दी, समांतर रेखाएं डाल दी इस तरीके से। ठीक है, और इतनी क्लोज डाल दी। अच्छा देखिएगा जरा, पहले मैं आपको ये समझा दूं कि क्लोज ही क्यों, इतना दूर अगर डालें तो क्या आपको ये स्क्वायर लग रहा है या रेक्टेंगल लग रहा है? कहेंगे नहीं सर। लेकिन अगर इसको पास लाऊं तब भी नहीं लग रहा, अभी भी नहीं लग रहा, और पास ले आया अभी भी नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इतना पास लाऊं, शायद आपको थोड़ा सा कैमरे में देखने में ये प्रॉब्लम हो सकती है, इतना पास लाऊं तो शायद आपको ये कहने में कोई एतराज नहीं होगा कि सर ये एक लगभग लगभग रेक्टेंगल है। देख लीजिएगा जरा, अगर ऐसे में बना दूं तो ये लगभग लगभग क्या आपको नजर आने लगेगा, रेक्टेंगल निकल आएगा, जिसमें लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है। तो इस तरीके की पतली पतली स्ट्रिप दी जाती थी और इन छोटी छोटी स्ट्रिप्स का एरिया निकाला जाता था। ठीक है, इन छोटी छोटी पैरेलल स्ट्रिप्स का एरिया, जैसे इसका A1, अगले का A2 है मान लीजिए, इसका A3 है, और ऐसे करते करते यहां तक हम लास्ट में जाते थे
और वहां तक का निकाल लिया an, तो सबको जोड़ देने से हमको क्या मिल जाता था, एरिया। यानी कि एरिया बराबर हम कह सकते थे सिग्मा an, और यहां पर कह सकते थे I बराबर 1 से लेकर n। यानी कि ये समेशन है, जोड़ है छोटे छोटे एरियाज का। तो इस तरीके को ही हम लोग वहां समेशन बोलते थे, जो आगे चलकर हमारा इंटीग्रेशन बना। इंटीग्रेशन वाकई में क्या रिप्रेजेंट करता, अगर कोई पूछे तो एरिया बताता मित्रों, जो हम अभी आगे चलकर 8वें चैप्टर में यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग में पढ़ेंगे। एरिया अंडर द कर्व, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले एरिया बिटवीन द कर्व या अंडर द कर्व। अंडर द कर्व भी पढ़ेंगे और बिटवीन द कर्व भी पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो ये चीज जो है ये समेशन कहलाती थी उस जमाने में। आगे चलकर ये इंटीग्रेशन बना। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लेबनीज। क्या नाम था उनका? लेबनीज। इनके बड़े महान योगदान है हमारे मैथमेटिक्स में। ये नाम है इनका, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, लेबनीज साहब। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि समेशन का, क्योंकि हर किसी का हमने एक प्रतीक निशान बना रखा है। जैसे मैंने बोला जोड़ना है तो आप क्या लिखते हैं, प्लस, घटाना है तो माइनस, गुणा बोला तो मल्टीप्लाई, आपसे कहा भाग यानी कि डिवीजन तो आपने ऐसे डिवाइड बनाया, आपसे बोला डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन तो आपने लिख लिया था डी बाई डी एक्स, जिसका मतलब होता था एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया? तो उन्होंने क्या कहा कि सबका एक संकेत है लेकिन इसका कोई संकेत नहीं। सिग्मा तो कोई संकेत हुआ नहीं, सिग्मा वैसे भी हमारे पास पहले से ही जोड़ने के लिए पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने ये एस पकड़ा और एस को क्या किया, इस तरीके से लंबा कर दिया। ठीक है, और तभी से ये जो निशान बन गया वो हमारा समाकलन का निशान बन गया, यानी कि इंटीग्रेशन का निशान बन गया। ठीक है, तो यहां से हमारा पैदा हुआ निशान इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा अंडरलाइन करिएगा। यहां पर डी बाई डी एक्स हम जब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन, आप यही तो बोलते हैं। तो यहां पर जरा वापस आइए, अगर यहां पर मुझे इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ दिखाना हो समाकलन में, तो ये निशान तो आपने बना लिया, आगे आप फंक्शन लिख देंगे, और यहां पर अगर आपने dx लिख दिया यहां पर, तो इसका मतलब हुआ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से देख लीजिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि fx का x के सापेक्ष अवकलन। अब थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लूं, fx का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, सापेक्ष अवकलन ये बोला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब किसी ने अगर ऐसा लिखा हो जाता, देखिए जरा, fz यहां dz लिखा, तो यहां पर हुआ इंटीग्रेशन ऑफ fz विथ रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, यानी कि fz का z के सापेक्ष, z के सापेक्ष, सॉरी यहां अवकलन मैंने लिख दिया था, यहां समाकलन होगा, समाकलन। ठीक है, समाकलन ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि हम ये देखकर, जैसे कि यहां पर किसी ने dt लिखा टी स्क्वायर, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे सर टी स्क्वायर का t के सापेक्ष। ठीक है, यहां पर हमने लिखा पी स्क्वायर प्लस 1, आगे dp लगा दिया, तो कहा सर पी स्क्वायर प्लस 1 का किसके सापेक्ष, p के सापेक्ष इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन का संकेत और इंटीग्रेशन का मतलब, देखकर ये पता चलना। ठीक है, और एक बात मैं फिर से बोलता रहा हूं, अगर कोई पूछे इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया बताता है। ठीक है, कैसे बताएगा, क्या बताएगा, अभी तो एक हल्का फुल्का झलक दिया है, अभी आगे चलकर हम लोग इस पर काफी कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इन सभी पर हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स है जिन पर हम चर्चाएं कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं हो रही होगी मित्रों? अब यहां पर देखिएगा, इसी इंटीग्रेशन का एक प्यारा सा और भी नाम है, इसे हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, ठीक है, क्या नाम इसका? एंटी डेरिवेटिव। अच्छा ये बताइए, तो आप जब बैक्टीरिया बोलते हैं तो बैक्टीरिया के आगे जब आप एंटी बैक्टीरिया लगा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है बैक्टीरिया का प्रतिरोधक, मतलब बैक्टीरिया को नष्ट या खत्म करने वाला। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने वायरस बोला, आपने आगे लगा दिया एंटी वायरस। ठीक है, तो इसका मतलब होता है वायरस को नष्ट करने वाला। क्लियर हो गया? अब यहां पर हम आते हैं, एंटी डेरिवेटिव हमारे पास लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो जवाब है सर एंटी डेरिवेटिव अगर हमसे पूछा जाए तो ये कोई चीज नहीं है। डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और एंटी का मतलब उसका उल्टा, तो ये डिफरेंशिएशन का उलट प्रक्रिया है।
डिफरेंशिएशन का उलट प्रक्रिया है, उस प्रोसेस को उलट देने से हमको ये समाकलन प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ब्रेक देकर मैं थोड़ा सा यहाँ इंटीग्रेशन में दो चीजें बोलना चाहूंगा। एक होता है इस साइन के साथ कुछ ना लिखना, जिसे आगे एफ एक्स डी एक्स ऐसे लिखा रहे, और कुछ में लिखा रहेगा ऐसे एफ एक्स डी एक्स लिखकर नीचे ए से बी। तो जब यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता इसके ऊपर नीचे, तो इसको हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनडिफिनिट इंटीग्रल। और अगर कुछ लिखा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? डिफिनिट इंटीग्रल। इसका मतलब हुआ अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन इसको कहते हैं। और अगर यहाँ पर कुछ लिखा होगा ए से बी या कुछ समथिंग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निश्चित समाकलन। क्या नाम देते हैं इसको? निश्चित समाकलन का नाम देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब यहां पर एक बात समझ लीजिएगा, इसकी वैल्यू फिक्स आती है इसलिए इसको हम लोग निश्चित समाकलन कहते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं आती तो जो रिजल्ट आ जाता है उसमें आगे हम C1 लगा देते हैं, ये बताने के लिए कि हमारे आंसर में अनिश्चितता भरी पड़ी हुई है, संदेह में लटका हुआ है। इसलिए जैसे यहां समझिएगा, मुझे पता कहां से कहां जाना है, पर यहां मुझे पता नहीं है कहां से कहां जाना है। तो जब आपको पता ना हो तो अनिश्चितता आती है। इसके आंसर को लिखते समय C हम लोग जरूर लगा देते हैं। ओके, अब यहां वापस आइएगा एंटी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट के पास। मैंने बोला कि ये डेरिवेटिव का उल्टा होता है, तो इसका मतलब समझने के लिए मैंने एक बात लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ, आपसे पूछा x के पावर n प्लस 1 बाई डी एक्स, हमने यहां पर ये पूछा आपसे डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप इसको अगर डिफरेंशिएट करने चलोगे तो आपका क्या होगा? n प्लस 1 उतरेगा और n प्लस 1 में से एक क्या करेगा? घट जाएगा, कट गया, और नीचे भी हमारे n प्लस 1 है जिसको क्या करेगा? काट देगा। तो ये तो हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, इस तरफ से हमने चला, उधर गए, डिफरेंशिएशन हो गया। और मैंने ये बोला एंटी है, एंटी मतलब उधर से इधर आ जाओ। तो उधर क्या बचा मेरे पास? तो जवाब है सर इधर बचा हुआ मेरे पास x के पावर n। तो बोलो जरा, x के पावर n ले लिया, यहाँ dx लगा दिया, उधर से जब चला इंटीग्रेशन लगा दिया तो हमें ये चीज मिल जाती है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, उसी का उल्टी प्रक्रिया, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, और समझते हैं थोड़ा सा। अगर किसी ने लिखा d बाई डी एक्स ऑफ x, तो कितने के बराबर आता है? 1 के। ठीक है, ये अच्छे से हम जानते हैं। अगर हम उधर से चलते हैं तो ऐसे लिखेंगे सर, 1 लिया, आगे dx लगा दिया, रिजल्ट कितने के बराबर लिख देंगे सर? x के, और c तो हमेशा आएगा अनिश्चितता बताने के लिए। और देखिए जरा, इसी तरीके से रिजल्ट्स आप अपने देखते चलिएगा। जितने भी आपने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले बनाए थे वो सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बन जाने वाले हैं। इधर देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स, क्या पढ़ा था आपने? ई के पावर एक्स। उधर से चलेंगे, कहेंगे सर ई के पावर एक्स, और उसका इंटीग्रेशन कर देने पर वापस हमें क्या मिलेगा? ई के पावर एक्स। और सी लगाना तो कतई ना भूलिएगा, क्योंकि सी ना लगाना बहुत बड़ा गुनाह माना जाएगा। यहाँ आगे चलते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, आपको याद आ रहा होगा 1 बाई एक्स, यानी कि हम कह सकते हैं इधर से चलेंगे तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन log x प्लस सी। इसी तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? तो जवाब होगा सर cos x। और अगर इधर से चल दिए तो cos x का सर इंटीग्रेशन क्या होता है? तो जवाब होगा सर साइन एक्स प्लस सी। इसी तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ, कोई पूछा cos x क्या होता है? तो जवाब होगा सर माइनस साइन एक्स। इस माइनस को इधर ही भुला दीजिए, यहां से माइनस हटा लीजिए तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा देखने में। अब उधर से इधर आना है तो क्या लिख देंगे सर? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो जवाब होगा सर माइनस कॉज एक्स प्लस सी। इसी तरीके से और भी इंटीग्रेशन है जो आपने वहां पढ़े हुए हैं, सब याद करते जाइए, उनकी लिस्ट बनाते जाइए और इन्हें रिमेंबर उल्टा करना शुरू कर दीजिएगा। नहीं तो पता चलता है कि बच्चे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा देते और आंसर उनका गलत आता है इंटीग्रेशन के सवाल में। ऐसा नौबत ना आए। याद करिए जरा अगला, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता था? तो sec स्क्वायर x। इधर से चलेंगे, कहेंगे सर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? जवाब होगा सर tan x प्लस सी। फिर याद करिए सर d बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या होता था? तो जवाब है सर sec x tan x। उल्टा चलेंगे, फिर कहेंगे सर जी क्या हो जाएगा? तो कहेंगे sec x tan x का अगर हम
इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा sec x प्लस सी। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स अगर किसी ने पूछ लिया तो जवाब होगा सर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये माइनस यहाँ मजा नहीं देता तो इधर भेज देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं, क्या फर्क पड़ता, बात तो वही है। तो उधर से देखने पर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स कोई पूछे तो जवाब होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, अब ये माइनस इधर भेज दीजिए, इधर प्लस लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, पूरे माइनस का गुणा कर दिया जाए, उधर से ले लीजिए। क्या कहेंगे, कोसेक एक्स और कॉट एक्स और dx क्या आ जाएगा, जवाब होगा सर माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये सारे देख सकते हैं आप फॉर्मूले जो आपने पीछे पढ़े, वो सब फॉर्मूले आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बन जाने वाले हैं अगर आपने विपरीत तरफ से ले लिया। इधर देखिएगा जरा, डी बाई डी एक्स आपने पढ़ा था साइन इनवर्स x क्या होता था, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब उल्टा ले लें, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, जवाब होगा सर साइन इनवर्स x प्लस सी। फिर डी बाई डी एक्स अगर हमने पूछ लिया आपसे कि सर ये बताइए टेन इनवर्स x क्या होगा, तो जवाब होगा सर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। देखिएगा बिना डिफरेंशिएशन के अगर आप इंटीग्रेशन में उतर आए गहरे तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी बिना उसको पढ़े, टेन इनवर्स x प्लस सी। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ आत्मा है डिफरेंशिएशन, उसी की वजह से ये शरीर चलता है जिसको हम समाकलन बोल रहे हैं, और पूरा डिफरेंशिएशन का बार बार हमारे यूज यहाँ आता रहता है। तो इसलिए तैयार रहिएगा इन चीजों के लिए, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन हमारा अच्छा हो। और ये रहा हमारा आज का लास्ट फॉर्मूला जो मैंने लिख दिया। अब जितने ये रिजल्ट आपके सामने रख दिए गए हैं वो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप याद कर डालिए सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर हम उसी को उलट देंगे तो सेक इनवर्स एक्स मिल जाएगा। बुक्सों में ऐसे मॉड भी लगाया रहता है, खासकर यहाँ पर लॉग वाले जगहों पर। इसके पीछे का मूल थीम ये होता है कि लॉग हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, या यहाँ पर भी वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए मॉड लगा दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं केवल एक एंटी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट समझकर हम आराम से इंटीग्रेशन के सभी बेसिक फॉर्मूले इनडिफिनिट इंटीग्रल यानी कि अनिश्चित समाकलन के लिए पा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की ये इंट्रो क्लास जो समाकलन की है वो आपको बहुत पसंद आए, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, शेयर, केयर हमारी होती रहे। इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत, कुशल पूर्वक रहें, आनंद से रहें, खुशहाल रहें, आनंद सर के साथ रहें। धन्यवाद।